सोलन आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। सभी प्रिंट मीडिया के बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, आप सभी आज हमारे माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी को प्रेस वार्ता में कवर करने हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हमारे बीच में जो हम अपनी बात रखेंगे, हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, उनके साथ ही यहाँ पर हम मौजूद हैं प्रदेश के उपाध्यक्षा श्रीमती रशिमधर सूद जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता संदीप्ति भारद्वाज जी, साथ ही जिला मीडिया के प्रभारी संजीव मोहन जी व 2 मंडलों के सोलन विधानसभा के अध्यक्ष, सोलन शहरी के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र गुप्ता जी व सोलन ग्रामीण के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत शर्मा जी, आप भी इस प्रेस वार्ता में साथ रहेंगे। तो अब अपने प्रेस संबोधन के लिए मैं सांसद महोदय जी को निवेदन करूंगा कि आप मीडिया बंधुओं से रूबरू हों। सांसद महोदय जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती रशिमधर सूद जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय श्री संदीपनी भारद्वाज जी, हमारे जिला के प्रवक्ता भाई अभिषेक जी, यहाँ हमारे मीडिया प्रभारी भाई संजीव मोहन जी, हमारे दोनों मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय चंद्रकांत शर्मा जी, मैं आप सबका इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का, बहनों का अभिनंदन करता हूं और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसा कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो VBG विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 पारित किया गया और उसके उपरांत आज हम देखते हैं जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के मित्र मीडिया में जाकर या विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से इसके विरोध में अनेक बातें कर रहे हैं। मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। देखिए, इस देश में आजादी के बाद अनेक योजनाएं जो कि गरीबों को, मजदूरों को आजीविका देने के लिए, साथ ही साथ विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लागू की गई हैं, जिसमें काम के बदले रोजगार, जोहार रोजगार योजना, नरेगा और मनरेगा, ऐसी अनेक योजनाएं समय समय पर आती रही हैं, जिनका लक्ष्य यही था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब हैं, मजदूर हैं, कृषि के साथ साथ उनको आजीविका के लिए इन योजनाओं का लाभ भी मिल सके। जहां तक नरेगा की बात है, 2005 में योजना आई थी और 2006 में इसको लागू किया गया और 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, जब महात्मा गांधी के नाम को भी इसके साथ जोड़ा गया। शुरू में योजना काफी तेज गति से आगे बढ़ी, काफी तेज गति से इसका फैलाव हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसमें अनेक त्रुटियां आनी प्रारंभ हो गई। इसमें भ्रष्टाचार आ गया और जो इसका वास्तविक स्वरूप था उसमें अनेक प्रकार की कमियां आनी प्रारंभ हो गई। जैसा कि हम जानते हैं, वो चाहे फर्जी मस्ट्रोल की बात हो, फर्जी जॉब कार्ड्स की बात हो, या फिर साथ ही साथ जिस प्रकार से काम कोई कर रहा है, मस्ट्रोल में नाम किसी का है, जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो समय पर नहीं मिल रही, उसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार हो गया। ठेकेदार काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों की लग रही है, अर्थात अनेक प्रकार की अनियमितताएं इसमें आनी प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे जो योजना आई थी, जो उसका लक्ष्य था, उस लक्ष्य से ये योजना भटक गई। इसके तहत जो काम भी किए गए वो भी कोई स्थायी स्ट्रक्चर, कोई ऐसे काम नहीं किए गए
बार बार सड़कों में मिट्टी डालना, गड्ढा खोलना, उसको बंद करना, इस प्रकार के काम, अर्थात जो योजना का मुख्य लक्ष्य था रोजगार के साथ साथ विकास, उसमें ये योजना जो है पिछड़ गई। मैं आपको कुछ डेटा यहां पर रखना चाहता हूं। इस योजना का जब यह प्रारंभ हुई थी और 2014 में जब एनडीए की सरकार इस देश में बनी, तो उसके बाद इस योजना को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम एनडीए सरकार ने किया। लेकिन 2006 से लेकर और 2014 तक का जो आंकड़े मैं आपके समक्ष रखता हूं और दोनों का जो अंतर है वो भी आप सब लोग भली भांति समझ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2006 से 6-7 से लेकर 2013-14 तक और उसके बाद 2014 से जब एनडीए की सरकार आई और 11 दिसंबर 2025 जब वीबी जी राम जी की शुरुआत, जब ये बिल पारित हुआ, जो कुल सृजित दिवस, श्रम दिवस थे, वर्किंग डेज थे, करोड़ों में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 2006 से लेकर 2014 तक 1660 केवल श्रम दिवस जो सृजित किए गए, लेकिन मैं करोड़ों में मैंने बताया। और लेकिन 2014 से लेकर और 2025 तक 3210 श्रम दिवस जो सृजित किए गए। जहां तक केंद्रीय निधि की बात है, इसको भी मैं करोड़ों में बताना चाहता हूं। 2006 से 2014 तक 2,13,220.39 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया गया। लेकिन एनडीए के समय में 8,53,810.91 करोड़ रुपया खर्च किया गया। पूर्ण कार्यों की संख्या में अगर आपको बताना चाहता हूं, ये लाख में है। 153 लाख जो है 2006 से 2014 तक और 862 लाख 2014 से 2025 तक। और जहां तक व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण की बात है तो ये 17.6% यूपीए के समय में रहा और 62.95% एनडीए के समय में रहा। और जहां तक आधार सीडिंग की बात है, यूपीए के समय में 7 जनवरी 2014 में केवल 76 लाख, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के समय में 12.12 लाख तक आधार सीडिंग पहुंची। जहां तक सीधे कामगारों के खातों में पैसा डालने की बात है, वो यूपीए के समय में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन एनडीए के समय में 28 राज्यों और 5 संघ राज्यों में ये सुविधा सीधी जो है जो सैलरी थी या मजदूरी थी वो मजदूरों के खातों में आती रही। साथ ही साथ जियो टैगिंग की जहां तक बात थी, इनके समय में जियो टैगिंग नहीं थी। यूपीए के समय में कोई भी जियो टैगिंग नहीं होती थी, लेकिन एनडीए के समय में ज्यादा से ज्यादा जितनी भी परिसंपत्तियां थी उनके निर्माण को जो है जियो टैगिंग के साथ जोड़ा गया। अर्थात विकसित भारत रोजगार एंड गारंटी एंड आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 में यह सुनिश्चित किया गया कि जो भी काम किए जाएंगे, जो भी परिसंपत्तियां बनाई जाएंगी वो स्थायी स्ट्रक्चर होंगे और इसके द्वारा कृषि, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थायी स्ट्रक्चर्स, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर, जल संरक्षण को लेकर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जो कि मजदूरी के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ विकास में भी अपना योगदान देंगे। इस योजना के माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो पहले रोजगार मात्र 100 दिन का मिलता था उसको बढ़ाकर अभी 125 दिन कर दिया गया और साथ ही साथ साल में 60 दिन विराम, उस समय जब राज्य निर्धारित करेंगे कि खेती का समय है, बुआई का समय है या कटाई का समय है, 2 महीने के लिए वो भी केवल राज्य निर्धारित करेंगे कि कब उनको 2 महीने का विराम करना है। लेकिन इसका 125 दिन की जो दिहाड़ी है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और वो 125 दिन मजदूरी जो है मजदूरों को मिलेगी।
वो काम उनको मिलेगा। दूसरी बात, जैसा कि हम जानते हैं मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, इस योजना में भी ये क्रम जारी रहेगा, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वीबीजी राम जी में जैसे पहले वो चाहे लेबर कंपोनेंट था या मटेरियल कंपोनेंट था, उसका केवल 75% केंद्र देता था, लेकिन वीबीजी राम जी में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, उसमें जो है वैधानिक प्रावधान किया गया है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं या हिमालयन स्टेट्स हैं वहां 90-10 की रेशो में होगा, अन्य राज्यों में 60-40 की रेशो में जो है केंद्र जो है सहायता मनरेगा के तहत करेगा। दूसरी बात, ये बात भी स्पष्ट है कि केंद्र एक बजट इसके लिए निर्धारित करेगा और उस बजट का उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई राज्य को जो बजट निर्धारित किया गया उससे ज्यादा खर्च करेगा तो उसमें उस राज्य को अतिरिक्त राशि भी मिलेगी, साथ ही साथ वो राज्य भी उसका वहन करेगा। जहां तक मजदूरी की बात है, जो मिनिमम वेजेज हैं वो मनरेगा से कम नहीं की जाएगी और इसमें वैधानिक प्रावधान किया गया है कि किसी प्रकार की मजदूरी में कटौती नहीं होगी, जब भी होगी तो बढ़ोतरी ही होगी, ऐसा इस अधिनियम में सीधा सीधा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसका जो पहले जो हम जानते हैं मनरेगा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस थे मात्र 6% होते थे, इसको बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। आने वाले समय में तकनीक का उपयोग करके ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाकर और साथ में एआई का प्रयोग करके हर प्रकार से इस योजना को इस प्रकार से पारदर्शी बनाया जाएगा कि लोगों को साथ जहां टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ट्रेनिंग देकर स्किलिंग करके उनको काम पर लगाया जाएगा, साथ ही साथ उनके जो इस प्रकार के जो खर्चे होंगे वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो बजट का निर्धारण किया उसमें से होंगे। पहले मात्र 6% होता था, जो काम का बोझ होता था वो उन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ही होता था, मनरेगा का भी, जो वहां पर पहले से कार्यरत थे। अब इस वीबीजी राम जी में और आर्थिक मदद जो मिलेगी ताकि स्किलिंग भी की जाए, ट्रेनिंग भी की जाए, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो सके। साथ ही साथ इस योजना के तहत जो सोशल ऑडिट जो पहले ऑप्शनल था, नहीं होता था, समय पर नहीं होता था, उसको एआई के माध्यम से कंपल्सरी किया गया है। साथ ही साथ मनरेगा में ऐसा होता था जो योजनाएं बनती थी वो केवल ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर बनती थी, लेकिन वीबीजी राम जी अधिनियम में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनेंगी, उसके बाद ब्लॉक में जाएंगी, उसके बाद जिला में जाएंगी, जिला से राज्य में और राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक जो है योजनाओं का जो है उनको बनाया जाएगा और उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। दूसरी बात, मनरेगा के तहत जो विभिन्न विषयों के ऊपर मैंने पहले भी कहा कि अनेक प्रकार की शिकायतें आती थी, एक ही कार्य को विभिन्न योजनाओं में उसी की लीपापोती करके उसको दिखा दिया जाता था, लेकिन अब जियो टैगिंग के माध्यम से, जीपीएस मैपिंग के माध्यम से इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार की आशंका नहीं रखी गई है। काम जहां पर भी होगा उसका प्रॉपर जियो टैगिंग होगा, उसकी जीपीएस से मैपिंग होगी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया जाएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाले समय में जो है इस काम में नहीं आएगी। जहां तक पेमेंट्स की बात है, मैंने पहले ही कहा कि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और अगर रोजगार सरकार नहीं दे पाएगी तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो पहले नहीं मिलता था, लेकिन इस अधिनियम में सुनिश्चित किया गया है कि 15 दिन के बाद मजदूरी दी जाएगी और अगर नहीं मिल पाती तो बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाएगा। ये पहले की तरह यथावत रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध उनका निवारण किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की जो डिजिटल माध्यम से, उसके माध्यम से सभी शिकायतों के निपटारा करने में भी
जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। जहां तक फ्रॉड की बात है या धोखाधड़ी की बात है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से लगाम लगाने का काम जो है इस अधिनियम में किया गया है। बाकी जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो चरम खेती का जो मौसम है, उस समय राज्य निर्धारित करेंगे कि हम 60 दिनों की विराम की घोषणा वो राज्य करेंगे, और उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत जो 125 दिन की मजदूरी है उसमें आने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी योजना जो कि विकासोन्मुखी होगी, जिसमें रोजगार के साथ साथ विकास का भी ध्यान दिया गया है, और जो लक्ष्य रखा गया है कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम लिया गया है। और मैं समझता हूं बी जी राम जी के माध्यम से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में और इस देश के निर्माण में विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं के माध्यम से परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, जो स्थायी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और साथ ही साथ जहां रोजगार उपलब्ध होगा वहां विकास को भी गति मिलेगी। तो उस दिशा में उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है, और मैं नहीं समझता इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता है। इसमें मैं समझता हूं इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम जो है केंद्र सरकार के द्वारा, एनडीए की सरकार के द्वारा उठाया गया है। कश्यप जी, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि इस योजना का नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि कानून को भी बदल दिया गया है, और जो रोजगार का 100 दिनों के रोजगार की जो गारंटी थी इस योजना में नहीं है, भले ही 125 है पर गारंटी नहीं है। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके जो स्ट्रक्चर इस योजना का है उसमें किसी प्रकार का भी चेंज नहीं किया गया है। हाँ, जो 100 दिन का रोजगार था उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। उसकी गारंटी इसमें क्लियर, जो मैंने स्पष्ट रूप से आपको कहा कि इस योजना में किसी प्रकार का भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो गारंटी जैसा एक्ट पहले था उस एक्ट में सुधार करके इस योजना में जो कमियां थी उन कमियों को पूरा करने का काम किया गया है। एक दूसरी बात आपने कही कि इसमें 2 महीने का विराम दिया जाएगा कि फसलों का जब भी कटाई या कोई भी समय हो। हिमाचल प्रदेश का यदि हम भौगोलिक क्षेत्र देखें तो पहाड़ों में जो पहाड़ी इलाका है वहां पर साल लगता है पूरी फसल को, जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर साल में 3 बार फसलें होती है, जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर साल में 2 बार फसलें होती है। तो उस 2 महीने को हिमाचल प्रदेश कैसे डिफाइन करेगा? ये तो राज्य सरकार को तय करना है, जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये राज्य तय करेंगे। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब विराम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये राज्य तय करेंगे। इसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से इस अधिनियम में कहा है। कंफ्यूजन हो जाएगा ना हिमाचल में, तो क्योंकि आप भी हिमाचल से संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारा जिस तरह का है, आप सिरमौर का देखें तो कई जगह पर साल में 3 फसलें होती है। ये अपने हिसाब से राज्य तय करेगा, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, या जैसे भी राज्यों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो जलवायु की, जो प्रकृति की, जो यहाँ की जिस प्रकार की है, तो ये राज्य तय करेंगे कि उनको कब इसको करना। लेकिन 150 दिन का जो रोजगार, 125 दिन का जो रोजगार है, उसमें इन 60 दिन का विराम का किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आने। प्रशासनिक खर्चा इसमें जो बढ़ेगा तो उसके लिए सरकार ने आपने कैसे बताया है इसमें? 9%, पहले 6% था, उसको बढ़ाकर 9% कर दिया, ताकि जो विभिन्न प्रकार के एक्सपेंसेस हैं, चाहे ट्रेनिंग पे है या टेक्नोलॉजी पे है या दूसरे जो माध्यम है, डिजिटल माध्यम से हैं, उनके ऊपर जो खर्चा होता, पहले जो होता था वो 6% में ही सब कुछ करना होता था, उसको बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक खर्चों में दिक्कत आने वाले समय में ना आए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में मनरेगा योजना पूरी तरह से हांफी हुई है। वजह है कि केंद्र से समय पर बजट नहीं आ रहा था, मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा था, दिहाड़ी नहीं मिल रही थी, और मटेरियल की बात करें तो मटेरियल, देखिए, मैंने इसमें स्पष्ट रूप से कहा, इसमें क्या गारंटी रहेगी जो आप स्कीम लगा रहे कि समय पर लोगों को पैसा? इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहले केवल 75% जो है केंद्र देता था, लेकिन इस योजना में हिमाचल क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और हिमालयन स्टेट है, तो यार 90-10 की रेशो में, चाहे वो मजदूरी है चाहे वो मटेरियल कंपोनेंट है, केंद्र सरकार इसमें देगी। इसमें स्पष्ट रूप से इस अधिनियम में इस बात का उल्लेख है। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी का जो इसमें से नाम हटाया गया है, वो जो है वो अपमान किया गया है उनका। नहीं, देखिए, महात्मा गांधी जी तो देश की आत्मा है, हम सबके दिल में बसते हैं, और जहां तक बी जी राम जी की बात है तो इसमें कोई किसी प्रकार की ऐसी मंशा नहीं है।
समय समय पे ऊपर योजनाएं आती रही। कांग्रेस ने ही नरेगा को मनरेगा कर दिया। कांग्रेस के समय में भी नरेगा जो 2006 में जब लागू हुआ था तो नरेगा था, लेकिन बाद में इनको 2009 में इसको मनरेगा इन्होंने कर दिया। समय समय पर अनेक योजनाएं आती रही और उन योजनाओं में धीरे धीरे जिस प्रकार से जो भी सुधार करने की आवश्यकता थी वो किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। महात्मा गांधी का सम्मान पूरा देश करता है, हम सब भी महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई मंशा नहीं है। सर मैं 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो कि कल ही जिला चंबा के तीसरा ब्लॉक में सनवाल पंचायत में पंचायत प्रधान और 6 वार्ड सदस्यों को इसीलिए निलंबित कर दिया डीसी ने कि उन्होंने मनरेगा में 64 लाख रुपए का घोटाला किया था। तो प्रधानों पर कैसे ये रोक लगेगी? आपने अभी डिजिटल की बात करी कि अब हम मैप के थ्रू या डिजिटल माध्यम से हम नजर रखेंगे। एक तो ये, और दूसरा क्वेश्चन है कि हमारी ही पंचायत में जब मनरेगा में काम दिया जाता है, मजदूर तो आज के टाइम में कोई भी नहीं है गाँव में, लेकिन ऐसे गरीब लोगों का नाम प्रधान उसमें भर देता है अपने मस्ट्रॉल में और वार्ड मेंबर तक अपने आप को मजदूर घोषित करके मनरेगा का पैसा अपने अकाउंट में ले रहे हैं, उसके माध्यम से सेकंड पर्सन के माध्यम से उनको कमीशन दे रहे हैं, उनके अकाउंट से पैसे। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से जो भ्रष्टाचार या इस प्रकार से पहले होता था उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाने के मकसद से ही इस योजना को लाया गया है। योजनाओं का डुप्लीकेसी ना हो, एक ही पानी का टैंक मनरेगा में भी बन जाता था, एमएलए फंड में भी बन जाता था, एमएलएमपी फंड में भी वही टैंक, एसडीपी में भी वही, इस प्रकार की डुप्लीकेसी, एक ही काम को बार बार जो है उसको दिखाकर पास हो जाना। अब जब कार्य की जियो टैगिंग होगी, उसका प्रॉपर हर प्रकार से मैपिंग की जाएगी, तो इस प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। जहां तक मस्ट्रोल की बात है, उसमें भी जो फर्जीवाड़ा होता था या डुप्लीकेट या फिर जो व्यक्ति है ही नहीं उसके नाम से भी जो है जॉब कार्ड्स बन जाते थे, उसके नाम से भी उनके भी नाम मस्ट्रोल में आ जाते थे। इन सारी चिंताओं का जो है ध्यान रखा गया है और आने वाले समय में कहीं पर भी इस प्रकार की त्रुटियां ना रहे, उस दृष्टि से उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूं सब लोग इस बात को समझेंगे कि आने वाले समय में पारदर्शिता के साथ और बहुत अच्छे ढंग से काम होंगे और ऐसे स्थायी स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि आने वाले समय में चाहे वो बिल्डिंग्स का निर्माण है, चाहे रोड्स का निर्माण है, चाहे पुल बनाना है या दूसरे जल संरक्षण से संबंधित स्ट्रक्चर्स हैं या इस प्रकार की जो परिसंपत्तियां बनेगी, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देगी। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसमें जो व्यवस्था की गई है एआई के माध्यम से, उसका एआई का प्रयोग भी किया जाएगा और केवल पंचायत के स्तर तक नहीं, केवल पंचायत के स्तर से जिला स्तर, जिला से प्रदेश, प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक जो है इन शिकायतों का भी निवारण और उसके लिए कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। इस योजना को पूरी तरह से पंचायत ही लागू करेगी या फिर कुछ और भी इसमें? नहीं, इसमें पंचायत स्पष्ट रूप से कहा गया कि पंचायतें जैसे जो पहले जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही रहेगा, लेकिन पंचायतों के साथ साथ जो काम है पंचायतों जैसे पहले केवल पंचायतें रिकमेंड करती थी, पंचायत के साथ साथ जिला, खंड, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक जो है योजनाओं का निर्धारण में जो है सभी की भूमिका रहना।